वेलकम फ्रेंड्स। आज का फिर से संदीप क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज बात करने वाला हूं मैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करते करते हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में भी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, इनको पेनिनसुलर रिवर्स भी बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी बोला जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। दो भागों में कौन कौन से भाग आते हैं? इन कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। पहला है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? अरब सागर में गिरने वाली। दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन नदियों की खासियत क्या होती है, इन नदियों का सबसे ज्यादा तो बात यह है कि ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाते हुए अरब सागर और बंगाल खाड़ी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इनको जो है सीजनल रिवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीजनल रिवर, मतलब मौसमी नदियां भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौसमी नदियां भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन नदियों का जो उद्गम स्थल होता है ना, इन नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो होती है चोटियां, पहाड़ की चोटियां। और पहाड़ की चोटियों पर उद्गम स्थल कहां से होता है? वर्षा के द्वारा जल भराव हो जाता है ना, उनसे इनका निर्माण होता है, उनका इनसे उद्गम होता है। इसलिए इनको सीजनल रिवर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा हमेशा एक सीजन में ही होती है। इस वजह से इन नदियों में पानी हमेशा एक सीजन के तरह पाया जाता है, इसलिए इनको एक सीजनल रिवर भी बोला जाता है, या मौसमी नदियां भी बोला जाता है। क्लियर है? अब बात करें अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं कौन कौन सी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कौन कौन सी। ठीक है, देखिए जरा, इसमें अगर मैं बात करूं नंबर एक लूनी रिवर, लूनी नदी, लूनी नदी है। दूसरी है साबरमती, साबरमती नदी। तीसरी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद अगर अगली बात करें, चौथी है ताप्ती नदी। इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में अगर अगली के बारे में बात करूं, एक और है इसमें माही रिवर, माही नदी, माही नदी। लूनी रिवर, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, ये मुख्य हैं जो हमारी दक्षिण भारत में अरब सागर में मिलती है। इन मुख्य नदियों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में बात करने वाले हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में अगर बात करूं, एक है आपकी महानदी,
गोदावरी, अगली है कृष्णा नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी, स्वर्णरेखा नदी, कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, एक है कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है। ठीक है, कृष्णा हो गई, दामोदर हो गई, दामोदर और है इसमें दामोदर, दामोदर नदी। ठीक है, इतनी नदियां जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, कावेरी और दामोदर नदी। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपसे सबसे पहले एक पॉइंट थोड़ा सा यहां से आने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों ने एग्जाम में देखे होंगे कि बताइए इनमें से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, या फिर इनमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। आप लोगों ने अच्छी तरह से क्वेश्चन देखा होगा। तीन अगर आपसे पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, उनमें से तीन नदियों के नाम इसमें से दे दिए जाएंगे और एक नदी का नाम इसमें से दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कौन सी, तो तीन नाम इसमें से दे दिए जाएंगे और एक नाम इसमें से दे दिया जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से जो मुख्य है स्वर्णरेखा के बारे में कई बार पूछा गया है। इसमें से जो है माही नदी के बारे में पूछा गया है कई बार। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा। डिटेल में बात करेंगे एवरी नदी के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैंने बोला है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हमने लिखी है लूनी रिवर। कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? इस नदी का जो उद्गम स्थल है, मैंने आपको एक रेंज पढ़ाई थी, अरावली रेंज। क्या? अरावली पर्वत श्रेणी, जो कहां से निकलती है, कहां से कहां तक है? गुजरात से कहां तक है? दिल्ली तक फैली हुई है, रायसीना हिल तक। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है, ओरिजिन होता है इस नदी का, ये होता है अरावली श्रेणी से। और अरावली श्रेणी राजस्थान में अजमेर के पास से। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान में। ओरिजिन होता है अरावली श्रेणी से, अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी से कहां से? राजस्थान में। कहां से होता है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां से? अजमेर के पास से। कहां से? अजमेर के पास। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी में कहां से? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां से? अजमेर के पास से। क्लियर है? ठीक है, अजमेर के पास से इसका उद्गम होता है। और ये जो नदी है दो राज्यों में बहती है। किन किन राज्यों में? राजस्थान, राजस्थान से आगे बढ़ती है और कहां जाती है? गुजरात में।
राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है। किन के राज्यों में बहती है? राजस्थान से और गुजरात में बहती है। ठीक है, राजस्थान से गुजरात में बहती है और ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। कहां पर बहती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। ठीक है, ये नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, डेजर्ट एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इस नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है, डेजर्ट रिवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेजर्ट रिवर, या फिर मैं बोलूं मरुस्थलीय नदी। लूनी नदी को क्या नाम से बोला जाता है? डेजर्ट रिवर से भी बोला जाता है। इस नदी को मरुस्थलीय नदी भी बोला जाता है। किस नदी को बोला जाता है? लूनी नदी को बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद ये नदी जो है एक निश्चित पॉइंट इसका मिलता है हमें कि जहां से इसका उद्गम होता है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है, उद्गम स्थल पर इस नदी को क्या बोला जाता है? इस नदी को उद्गम स्थल पर, इस नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागरमती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागरमती। इसके तीन नाम हो गए, सागरमती, मरुस्थली और लूनी रिवर। लूनी रिवर को सागरमती किस स्थान पर बोला जाता है? लूनी रिवर को सागरमती कहां पर बोला जाता है? उद्गम स्थल पर। उद्गम कहां से होता है? अरावली रेंज। अरावली रेंज में कहां से होता है? अरावली रेंज में कहां से होता है? अजमेर के पास से। अजमेर कहां पर है? राजस्थान में। क्लियर है? चलिए, उसके बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है, राजस्थान में। लूनी रिवर का नाम लूनी कहां पर पड़ा है? लूनी नदी का नाम लूनी कहां पर पड़ता है? राजस्थान में एक नदी है जो इसमें आकर मिलती है गढ़वाल नामक स्थान पर। कहां पर? गोविंदगढ़ नामक स्थान पर एक सारास्वती नामक नदी एक इसमें आकर मिलती है। कहां पर? इसमें गोविंदगढ़ नामक स्थान पर, सारास्वती, कौन सी? सारास्वती नदी आकर मिलती है। नदी आकर मिलती है, नदी मिलती है। लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सारास्वती नदी। सारास्वती जो है इसमें आकर मिलती है, यहीं पर इसका नाम लूनी पड़ जाता है। लूनी नदी का नाम लूनी कहां पर पड़ता है? सारास्वती नदी के मिलने के बाद। सारास्वती नदी कहां पर मिलती है? राजस्थान में गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती है, जहां से लूनी नदी का नाम क्या पड़ जाता है? लूनी पड़ता है। उससे पहले इसे क्या बोला जाता है? उससे पहले इस नदी को सागरमती नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? लूनी नदी कहां से जाना जाता है? लूनी नदी का नाम लूनी कहां से जाना जाता है? सारास्वती नदी के मिलने से। कहां पर मिलती है? गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इसके बाद जब ये आगे बहती है, तो मैंने बोला कि जब ये आगे बहती है तो गुजरात वाले क्षेत्र में पहुंचती है।
गुजरात में इस नदी में पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गुजरात में क्या हो जाता है, गुजरात में पानी हो जाता है कम। पानी कम होने के कारण ये जो है गुजरात में जब आगे की तरफ बढ़ती है, कच्छ के रन में पहुंचती है, कच्छ का रन ऑफ कच्छ में पहुंचती है, तो रन ऑफ कच्छ में पहुंचने पर इसमें इतना पानी कम हो जाता है, या फिर इतना मान लो कि ये जमीन में विलीन हो जाती है। किसमें हो जाती है, कच्छ के रन के पास, गुजरात में कच्छ के रन के पास ये विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। कच्छ के रन के पास नदी कौन सी विलीन होती है, लूनी नदी, ठीक है, विलीन हो जाती है, ठीक है, धरातल में ये जो है मिल जाती है, धरातल में समा जाती है, इनलैंड हो जाती है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इनलैंड हो जाना, ठीक है। और इसे जो है ना साल्टी नदी भी बोला जाता है, नमकीन नदी भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहाकर लेके आती है, जिस वजह से ये क्या है, साल्टी नदी, नमकीन पानी भी इसका हो जाता है, इसे साल्टी रिवर भी बोला जाता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको लूनी नदी से मिलते हैं, एक एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं फिर से। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, अरावली रेंज से। अरावली रेंज में कहां से, राजस्थान से। राजस्थान में कहां से, अजमेर से, ठीक है। उसके बाद किन दो राज्यों में बहती है, राजस्थान, गुजरात। इसे मरुस्थली रिवर भी बोला जाता है। इसे सागरमती नदी कहां पर बोला जाता है, ओरिजिन स्थल पर। उसके बाद इसका लूनी नाम कहां पर पड़ा, लूनी नाम पड़ता है इसका गोविंदगढ़ नामक स्थान पर, वो भी कहां पर, सारस्वती नदी के मिलने पर, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लूनी नदी। यहीं पर इसका नाम लूनी पड़ता है। गुजरात में इसका पानी कम हो जाता है और ये कहां पर समा जाती है, धरातल में समा जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या, विलीन नदी बोला जाता है। धरातल में विलीन होने वाली नदियों में इसका नाम शामिल है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट नदी है, उससे अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को। चलिए जरा सा पानी पी लेता हूं। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन कहां से होता है। मैंने आपको जब पर्वतों के बारे में बताया था, एक पर्वत बताया था मैकाल, मैकाल बताया था, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने अमरकंटक। क्या बताई थी, अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई थी। तो इसका जो उद्गम है ना, वो मैकाल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। कहां से होता है, इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो कहां से होता है, अमरकंटक, अमरकंटक के पश्चिमी भाग से, के पश्चिमी भाग से। नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से होता है, अमरकंटक के पश्चिमी भाग से। अमरकंटक कहां पर है, ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
ठीक है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि मैकाल पर्वत है कहां। मैकाल पर्वत मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि एमपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर है ये? एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। ठीक है। नर्मदा नदी कहां पर बहती है, कहां से निकलती है? अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये किन किन राज्यों में बहती है? ये किन किन राज्यों में बहती है? ये सबसे पहले जो है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कहां से? जैसे कि ये निकलती है एमपी वाले क्षेत्र से, एमपी से पश्चिम की ओर बहती है, फिर आती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आगे कहां जाती है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। ठीक है। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि ये तो बताइए कि ये जो है किस राज्य में कितना बहती है। अगर मैं बात करूं कि किस राज्य में कितना बहती है, तो ये जो है एमपी वाले क्षेत्र में इसका 87%, 87% क्षेत्र आता है। 87% क्षेत्र किसमें आता है? एमपी में। और मध्य प्रदेश में कितना जाता है? मध्य प्रदेश में बहुत ही कम क्षेत्र है, जो है लगभग 1.5%, 1.5%। और बाकी का जो गुजरात में है 11%, 11.5%। में सबसे ज्यादा इसका जो क्षेत्र है वो किस में है? एमपी में है। उसके बाद इसका क्षेत्र महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से अगर आगे बढ़े तो ये जाती है किस में? गुजरात में। गुजरात में इसका कितना क्षेत्र है? गुजरात में इसका क्षेत्र है 11.5%। ठीक है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा बोला जाता है। इसे मध्य प्रदेश की, एमपी की लाइफ लाइन बोला जाता है, लाइफ लाइन, या फिर जीवन धारा बोला जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन धारा। और आपको मैंने ये भी बताया था, ये जो है किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? ये जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है। ये विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य बहती है। ये जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है। ठीक है। उसके बाद एक इस पर एक जो है मुख्य, इस नदी पर अगर मैं बात करूं एमपी वाले क्षेत्र में, इस नदी पर एमपी वाले क्षेत्र में दो जलप्रपात हैं। एक जलप्रपात का नाम है, एमपी में क्या है? इस पर वाटरफॉल हो जाता है। एमपी में क्या है? इस पर दो वाटरफॉल हैं जिन्हें बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोला जाता है? जलप्रपात। कौन कौन से हैं? एक है इसमें से भेड़ाघाट, और दूसरा है धुआंधार। ठीक है, भेड़ाघाट और धुआंधार। ठीक है। जलप्रपात कैसे कहते किसे हैं? जलप्रपात उसे कहते हैं एक ऊंचा स्थान जहां से नदी बहकर आ रही होती है और नीचे क्षेत्र पर गिरती है, नीचे क्षेत्र पर गिरना, उसे कहते हैं जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी से जुड़े एक और इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छे से सुनना, समझना, और आप लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के पास एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ठीक है। बात करने वाले हम किसके बारे में? नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ठीक से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई और किसने की? इसके पीछे रीजन क्या था? मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा इसके पीछे रीजन क्या था। बात 1961 की है। कब की है? 1961 की। चलो साथ में लिखते हुए चलते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1985 में, और कब चला था? 1996 तक। इसकी जो शुरुआत हुई वो कब से हुई? 1985 से, और कब तक चला? 1996 तक। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी जो शुरुआत की वो की थी मेधा पाटेकर ने। किसने की थी? मेधा पाटेकर। अब मैं बताऊं आप लोगों को कारण क्या था इसके पीछे। बात है 1961 की। 1961 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में सूखा पड़ गई थी राजस्थान और एमपी वाले क्षेत्र में। तो बात क्या हुई थी? सॉरी, गुजरात वाले क्षेत्र में बना हुआ है, क्षेत्र आंदोलन बना था। राजस्थान वाले क्षेत्र में सूखा पड़ गई थी और एमपी वाले में पड़ गई थी। इसके पीछे जो है मध्य प्रदेश में सूखा रहित क्षेत्रों को बचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। नहरों के निर्माण के लिए उनके लिए एक बांध बनाना जरूरी था। जब बांध बनाना जरूरी था तो उसके पीछे रीजन क्या हुआ था? इस पर गुजरात में एक बांध बनाया गया, जिस बांध का नाम कहा जाता है सरदार सरोवर डैम का निर्माण स्टार्ट किया था 1961 में। जिसके पीछे ना यहां पर रहने वाले सरदार सरोवर डैम जहां पर निर्माण हुआ है, ठीक है, उसके चारों तरफ के क्षेत्र में से 192 गांव खाली कराए गए। 192 गांव खाली कराए गए। तो 192 गांव में से उन लोगों ने कहा कि हमें रहने के लिए संरक्षण तो दीजिए, तभी तो हम खाली करेंगे। उसके पीछे क्या हुआ था? उन्होंने इनके लिए एक संरक्षण के लिए बोल दिया कि हम नदी का निर्माण करा दें, डैम का निर्माण करा दें, आपको इसके लिए क्या करेंगे? रहने के लिए इसके अलग से जमीन दी जाएगी, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन बात क्या हुई? सरकार ने अपना काम तो बना लिया, लेकिन साथ साथ उन गरीब लोगों का काम बिगड़ गया। उनके पास से जमीन चली गई, सब कुछ हुआ। इसके उपलक्ष्य में कम से कम नहीं तो 20 साल निकल गए, कुछ भी उनका काम नहीं बन पाया। जिसका मतलब उनको ना तो पैसा मिल पाया ना जमीन मिल पाई। अब क्या हुआ? 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है इस आंदोलन का कारण क्या हुआ था? इसमें करीब 24 घंटे इस आंदोलन के जरिए लोग बाग गले तक पानी में खड़े रहे थे। गले तक पानी में, यहां गर्दन तक पानी था, उसमें ये जो है 24 घंटे लगातार खड़े रहे थे। जिसके प्रति तो कितने खड़े रहे थे? गर्दन तक पानी में खड़े रहे थे, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन के जरिए 1996 में इस आंदोलन को पूरा किया गया, खत्म। मतलब यह है उन आदमियों पर भी लाठीचार्ज कराई गई थी, जिसकी वजह से इनको लगातार इस आंदोलन चलते 11 साल बाद 1996 में खत्म कर दिया गया।
खत्म कर दिया गया, उसके बाद इस वाले बच्चा आंदोलन के बाद भी आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि सरदार सरोवर डैम, इसके जरिए 1961 में डैम बनकर, बांध बनकर तैयार हुआ। बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ, बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य शुरू कब हुआ? 1961 में। लेकिन ये कार्य खत्म कब हुआ? इसका उद्घाटन कब हुआ डैम का? 2017 में। और क्या नाम दिया गया? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बांध। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, उद्घाटन किया किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया? 2017 में। इस पर यहां एक प्रतिमा है, किसकी? यहां पर सरदार, यहां सॉरी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम थी, मैं बोला कहां थे हम? यहां थे। 2017 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद यहां पर एक प्रतिमा है, क्या एक प्रतिमा का निर्माण किया गया? सर यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई। और इसका भी उद्घाटन कब किया गया? 2017 में किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। लेकिन इसकी हाइट कितनी रखी गई? इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, इसकी अगर हाइट की बात करूं 182 है, 182 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इसकी हाइट जो है 182 मीटर ही क्यों रखी गई, इसके पीछे रीजन क्या है? आप लोगों को अगर मैं रीजन के बारे में बात करूं कि 182 ही मीटर क्यों रखी गई, क्योंकि इसका रीजन ये है, गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? गुजरात विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 182 है गुजरात विधानसभा की सीटों की संख्या। गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या। गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182 है, इसलिए इसकी जो हाइट रखी गई थी 182 मीटर ही रखी गई। दैट्स अ न्यू पॉइंट ऑफ योर करंट अफेयर्स, अंडरस्टैंड? उसके बाद दोस्तों इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नर्मदा नदी को, एक पॉइंट और आपका रह गया है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी बोला जाता है। भारत की सबसे स्वच्छ नदी किसे बोला जाता है? नर्मदा नदी को बोला जाता है। और कभी कभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं। नर्मदा की सहायक नदियां, नर्मदा की सहायक नदियां, नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौन सी है? तवा, शवकर, बरगी और हिरान। कौन सी है? तवा, शवकर, तवा, शवकर, हिरान। ठीक है, ये आपकी इसकी सहायक नदियां। एक और है इसकी सहायक नदियां, कौन सी है? बरगी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी बोला जाता है। क्लियर पॉइंट हुआ।
अगली बात करते हैं ताप्ती रिवर के बारे में। किसके बारे में बात करें? ताप्ती रिवर। यहां से आने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा उठा लेते हैं कि बताइए नर्मदा नदी आंदोलन कब हुआ था? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अंत कब हुआ? 1996 में। नर्मदा नदी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेधा पाटेकर के द्वारा। किसके द्वारा? मेधा पाटेकर के द्वारा। इसके जरिए इसमें कौन सा बांध बनकर तैयार हुआ? इस पर इसके जरिए सरदार सरोवर डैम बांध बनकर तैयार हुआ, जिस पर एक प्रतिमा कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें प्रतिमा निर्धारित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। 182 मीटर क्यों है? क्योंकि गुजरात विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 182 है। क्लियर है? अब बात करने वाले हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी ताप्ती नदी ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो क्या है? इसका उद्गम है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा श्रेणी। ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? सतपुड़ा रेंज से होता है। सतपुड़ा रेंज से होता है। कहां पर? एमपी में। ठीक है। ये भी नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बहने वाली नदी है। किन किन राज्यों में बहती है? ये भी आपकी जो है एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बहती है। एमपी से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात। ये जो है ये नर्मदा के समांतर बहती है। नर्मदा के समांतर बहती है। किस नदी के समांतर बहती है? नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ठीक है। ये जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ज्वार नदमुख किसे कहते हैं। ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है और ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। मिलती है। ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी हो गया। उसके बाद एक नदी बची है आपकी साबरमती और एक बची है माही नदी। ठीक है। साबरमती को साथ साथ लिख देते हैं यहीं पे। साबरमती नदी। साबरमती नदी जो मेन नदियां थी मैंने आपको बता दिया सबके बारे में, लेकिन उस एक रह गई है साबरमती नदी। ठीक है। ये जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो अरावली श्रेणी से उदयपुर नामक स्थान पर होता है। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका अरावली रेंज, अरावली
अरावली श्रेणी से उदयपुर में होता है, उदयपुर में होता है। ये तीसरी पश्चिमी नदी है, पश्चिमी नदी है। और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी कहां पर है? गुजरात में और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है। कभी कभी साबरमती नदी के किनारे बसे शहर कुछ ले जाते हैं। इस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं अहमदाबाद, और इस नदी के किनारे बसा हुआ है गांधीनगर। ठीक है। इसके किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है? बसे हुए शहर इसके किनारे, इस नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? इस नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? एक तो अहमदाबाद बसा हुआ है, और एक है आपका गांधीनगर। ठीक है। ये नदी जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस नदी को जो है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी कहा गया है। किस द्वारा? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस नदी को राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी बोला गया है। क्लियर है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। एक नदी और बची है आपके लोगों की दोस्तों, वो है माही नदी। माही नदी बची है आप लोगों की। और माही नदी के बारे में अगर बात करें, माही नदी का जो उद्गम होता है वो विंध्याचल श्रेणी से होता है। कहां से होता है? विंध्याचल श्रेणी से होता है। विंध्याचल श्रेणी से होता है। ठीक है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये अंत में कहां मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। ये अरब सागर में मिल जाती है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये तो कर्क रेखा थी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है? नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। कांगो नदी और लिम्पोपो नदी दोस्तों ये साउथ अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका की नदी है। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है। इतना आप लोगों को इस अरब सागर में गिरने वाली नदियों के टॉपिक से जानने को मिला। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर कर देना।